हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अपने आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रसूति विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रसूति विज्ञान में हम शुक्र धातु के बारे में अध्ययन किया। लास्ट लेक्चर में शुक्र में हमने शुक्र शब्द की उत्पत्ति, साथ ही शुक्र निर्माण, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। साथ ही जो शुद्ध शुक्र रहता है उसके लक्षण, शुक्र के पर्याय, ये सब जाने। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन को इंग्लिश में बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको शुक्राणु जनन बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका जो विकास का क्रम है वो यहाँ पे डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया है आपको, और स्टेप वाइज बताया गया है। तो वीर्य शुक्र आश्य तथा पुरुष ग्रंथि से निकलता है, यानी कि जो वीर्य रहता है ये सर्वप्रथम, जिसे आपको बताया, शुक्राशय या पुरुष ग्रंथि से निकलता है। इसके बाद में जिस समय शुक्राणु वर्षण से निकलते हैं उनमें प्रथम परिपक्वता अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 46 के स्थान पे 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। तो सबसे पहले होता है इनमें अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है गुणसूत्रों की वो 23 रह जाती है। जब ये शुक्राणु वर्षण से निकलते हैं तो उस टाइम ये न तो ये पूर्ण रूप से परिपक्व होते हैं और न ही ये गर्भधारण योग्य होते हैं। इनमें गति तब तक नहीं आती जब तक ये शुक्राशय द्रव्य से नहीं मिलते, यानी ये जब तक सेमिनल फ्लूइड से जब तक नहीं मिलते हैं तब तक इनमें गति नहीं आती है। इन शुक्राणुओं में स्त्री बीज का भेदन करने तथा गर्भाधान की क्षमता भी नहीं होती है, यानी जो वर्षण से जो शुक्राणु निकलते हैं उनमें भेदन करने की क्षमता नहीं होती है ओम को, और उसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता भी नहीं होती है इनिशियल स्टेज में। ये क्षमता जब आती है जब वे गर्भाशय अथवा डिंबवाहिनी में 2 से 4 घंटे तक रहते हैं। तो जब ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर शुक्राणु 2 से 4 घंटे तक उसमें रहते हैं तब इनमें जो ओवम भेदन की जो की क्षमता, साथ में ही फर्टिलाइजेशन की क्षमता इनमें विकसित होती है। तो ये बेसिक शुक्राणु के बारे में बताया हुआ है। अब हम जानेंगे कि शुक्राणु किस प्रकार से इनका विकास का क्रम रहता है। तो शुक्राणु सर्वप्रथम आद्य जनन कोशिका के रूप में उत्पन्न होते हैं, यानी कि आद्य जनन जो कोशिका रहती है इसके रूप में ये उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में प्राथमिक जो आद्य जनन कोशिका होती है उसका सबसे पहले सम विभाजन होता है, यानी शुक्राणु कोशिका इसमें सबसे पहले इनमें सम विभाजन होता है। सम विभाजन जिसे शुक्राणु कोशिका जनन उत्पन्न होते हैं, यानी कि आद्य जनन कोशिका से सम विभाजन के पश्चात शुक्राणु कोशिका जन उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु कोशिका जन उत्पन्न होने के बाद में विश्राम काल आता है। विश्राम काल के बाद में किशोरावस्था में, यानी जब किशोर अवस्था में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाते हैं, यानी किशोर अवस्था में इससे प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है, जिनमें पहले विषम विभाजन तत्पश्चात सम विभाजन होता है। उसके बाद में दोबारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से सबसे पहले विषम विभाजन होता है। विषम विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 समान आकार वाली द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यानी ये विषम विभाजन के पश्चात प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका की उत्पत्ति होती है, जिसमें प्रत्येक में आधी संख्या में गुणसूत्र आ जाते हैं। और जब सम विभाजन हो जाता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का जब सम विभाजन हो जाता है तो ये सम विभाजन के बाद में द्वितीय शुक्राणु कोशिका रहती है, वो पूर्ण शुक्राणु यानी पूर्व शुक्राणु यानी अविकसित अवस्था में डेवलप हो जाते हैं, और ये पूर्व शुक्राणु रहते हैं
ये ही अंत में पूर्ण विकसित शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको स्पर्मेटोजा बोलते हैं। शुक्राणु को बोला है स्पर्म। तो ये इनके विकास की एक क्रम है। आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले शुक्राणु आजन कोशिका के अंदर उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में सम विभाजन के द्वारा शुक्राणु कोशिका जनन का निर्माण करते हैं। किशोर अवस्था में शुक्राणु कोशिका जनन से इनका सम विभाजन होता है, जिससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है। प्राथमिक कोशिका शुक्राणु कोशिका के में यदि विषम विभाजन होता है तो द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनती है। उसके बाद में अगेन सम विभाजन होता है, जिससे पूर्व शुक्राणु जो अविकसित अवस्था में रहते हैं, तो इसमें दिखाया भी हुआ है कि 46 से जो क्रोमोसोम है वो 23 हो जाते हैं। उसके बाद में जो 23 रहते हैं उनमें विषम विभाजन होता है। फिर जो नेक्स्ट जोड़ा रहता है उसके अंतर्गत सम विभाजन होता है। इस प्रकार से यह अविकसित अवस्था से पूर्ण शुक्राणु पूर्ण विकसित एवं गतिशील होते हैं। तो ये संक्षिप्त में आप क्रम लिख सकते हो। सबसे पहले शुक्राणु कोशिका जनन, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, उसके बाद में द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, एंड इसके बाद में रहता है पूर्व शुक्राणु एंड शुक्राणु। तो इस प्रकार से इनका क्रम रहता है। ये संक्षेप में आप विकास क्रम की अवस्थाएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे शुक्र दुष्टि के कारण एवं संप्राप्ति, यानी शुक्र की दुष्टि कैसे होती है, शुक्र को दूषित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गर्भाधान के लिए शुक्र का शुद्ध होना आवश्यक है। यह गर्भाशय में प्रवेश करने पर भी उसी प्रकार असमर्थ होता है जिस प्रकार धान्य आदि का बीज अकाल वर्षा होने से, कृमि कीट व अग्नि से दूषित हो जाने से खेत में बोने पर भी नहीं उगता है। तो शुक्र को जो दूषित करने वाले जो कारक बताए हैं आचार्य ने, उनमें बताया है कि सबसे पहले जो विहार के अंतर्गत अत्यधिक मैथुन, अति व्यायाम, प्रकृति विरुद्ध आहार काल, अकाल मैथुन, अयोनियों में मैथुन, रुक्ष तिक्त कषाय, लवण अम्ल एवं उष्ण आहार, जो आहार के बारे में बताया है, रुक्ष तिक्त कषाय, लवण अम्ल और उष्ण द्रव्यों का सेवन से, इसके साथ ही वर्धावस्था, चिंता, शोक, भय, रोग, क्षार क्रम व अग्निक्रम का अनुचित प्रयोग, शुक्र व जो स्रोत रहते हैं उनके दुष्ट होने से भय, क्रोध, अतिसार आदि रोगों द्वारा शरीर का कर्षण होना, मलमूत्र आदि वेगों को रोकना, बीजवाही स्रोत का कट जाना तथा वात आदि दोष। तो ये सब शुक्र को दूषित करने वाले कारक है, यानी वात आदि दोष रहते हैं वो रहते हैं इसमें। और शुक्र व स्रोत के दुष्ट होने से भी शुक्र दुष्टि होती है। तो ये शुक्र को दूषित करने वाले जो कारक हैं, इसमें बताया भी हुआ है कि अकाल वर्षा होने से जैसे बीज में खेत में, वैसे ही दूषित शुक्र गर्भ धारण में असमर्थ होता है। अभी हम जानेंगे शुक्र के दोष एंड उनके लक्षण। तो शुक्र में जो दोष हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र के 11 दोष बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 11 दोष बताए हैं। आचार्य चरक ने 8 दोष बताए हैं। तो इनके नाम दिए हुए हैं। महर्षि सुश्रुत के अनुसार शुक्र के 11 दोष होते हैं, जिनका नाम बताया है। वात पित्त श्लेषम शोणित कुण पग्रंथि पुति पुए क्षीण मूत्र पुरी प्रेतस पर्जो उत्पादनादे न समर्था भवंती, यानी वात, पित्त, श्लेषम, रक्त दोष के कारण कुणप गंधी यानी मुद्दे की गंध वाला,
साथ ही दिया हुआ है ग्रंथि गंधी, मूत्र की गंध वाला, मल के समान गंध वाला, एंड 3 दोष गांठ युक्त, पुई युक्त तथा परिमाण में कम होने के कारण इन दोषों से दूषित शुक्र संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं होते हैं। तो ये 11 जो आपको बताए ये दोष हैं। इसके साथ ही आचार्य चरक ने 8 शुक्र दोषों का वर्णन किया है, जिनमें बताया है फेनिल, तनु, रूक्ष, साथ ही विवर्ण, पूतिगंध, पिच्छिल, अन्य धातुओं से मिश्रित एवं अवसादी। तो ये आचार्य चरक के अनुसार 8 दोष बताए हुए हैं। इनमें फेनिल, तनु, रूक्ष दोष वायु दृष्टि के कारण होते हैं, जैसे वात की वजह से फेनिल है, तनु, रूक्ष है, ये होते हैं, जिसमें शुक्र कम मात्रा में तथा कठिनाई पूर्वक निकलता है। पित्त दोष से दूषित शुक्र होता है वो नीले वर्ण का होता है, दुर्गंध युक्त, वह चरण काल में दाह है, यानी ये चरण काल में दाह आदि लक्षणों वाला होता है। कफ दृष्टि के कारण जो शुक्र रहता है वो अत्यंत पिछिल होता है। अत्यधिक मैथुन से, चोट लगने से, शास्त्र आदि कट जाने से कारण प्राय शुक्र रक्त मिश्रित हो जाता है। वेग विधारण या मलमूत्र शुक्र आदि अधारणीय वेगों को रोकने से शुक्र है वो ग्रंथि युक्त हो जाता है। तो ये सब शुक्र दोष के लक्षण हैं। इसके साथ ही इनके अलग से जो लक्षण दिए हुए वीर्य दोष के, उनमें भी आपको बताते हैं कि वात दोष से दूषित वीर्य, यानी वात से दूषित वीर्य में वायु का रंग तथा तैजन्य वेदना से युक्त होता है। इसमें वातजन्य वेदना होती है। पित्त दोष रहता है। पित्त दोष से दूषित वीर्य में पित्त का वर्ण व पीड़ा होती है। पित्त वर्ण रहता है, इसमें पीड़ा होती है। कफ दोष से जो दूषित वीर्य है, ये कफ का वर्ण तथा इसमें वेदना रहती है, कफजन्य वेदना होती है। रक्त दोष से जो दूषित वीर्य है, इनमें मुर्दों की गंध व वीर्य का बाहुल्य रहता है, यानी कुणप गंधी बोला, यानी मुर्दों की गंध व वीर्य का इसमें बाहुल्य रहता है। कफ व वात दोष बाद में 2-2 करके इसमें दिए हुए हैं। कफ व वात दोष से दूषित वीर्य है, ये गांठदार होता है, यानी ग्रंथि युक्त। इसमें कफ एंड वात दोनों की दृष्टि से पित्त व कफ की दोष से सड़ा गंध वाला व पुए के समान, यानी ये बताया पित्त व कफ की वजह से पुए के समान गंध वाला वीर्य होता है। पित्त व वात दोष से पित्त व वात दोष से वायु से क्षीण वीर्य अल्प होता है, यानी अल्प वीर्य रहता है, जो पित्त व वात की वजह से सन्निपातज, यानी वात पित्त कफ दोष से दूषित जो वीर्य रहता है उसमें मूत्र व पुरुष की दुर्गंध रहती है। वात पित्त कफ यानी सन्निपातज में मूत्र पुरुष गंधी होती है। तो ये वीर्य दोष के जो लक्षण है वो सारणी के माध्यम से आप लिख सकते हो। आचार्य सुश्रुत ने इनकी संख्या 11 बताई है। आचार्य चरक ने 8 शुक्र दोषों का वर्णन किया है, इनके श्लोक भी दिए हुए हैं। अब हम जानेंगे साध्य असाध्यता। तो जो वातज पित्तज कफज दृष्टि है, ये साध्य के अंतर्गत आते हैं। वात पित्त, पित्त कफ, वातज कफज व रक्तज, यानी इनका वात पित्त, साथ ही पित्तज कफज एंड वात कफज, ये एंड जो रक्तज रहते हैं ये कर्क साध्य के अंतर्गत। साथ ही जो मूत्र पुरुष व सन्निपातज रहते हैं ये आते हैं असाध्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आप साध्यता असाध्यता इनकी लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे शुक्र दोष की जो चिकित्सा है वो कैसे करनी चाहिए। तो शुक्र दोष के लिए बताया हुआ है कि शुक्रगत जो दोष हैं उनके विकृत वर्णों द्वारा परीक्षा करने के बाद में सर्वप्रथम
पंचकर्म करना चाहिए। पंचकर्म द्वारा शुद्ध हुए पुरुष को शुक्र दोष नाशक औषधियों द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। शुक्र दृष्टि में उपयोगी, हितकर एवं सुखवाह जो वाजीकरण हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त नाशक योग हैं तथा योनिपत दूर करने वाले योगों से उसकी चिकित्सा करना चाहिए। इसके साथ ही घी, दूध, मांस रस, साली चावल, येव, गेहूँ एंड साठी चावल का प्रयोग उत्तम बताया है। इसके साथ ही दोष के अनुसार उनमें बस्तीक्रम करना चाहिए, यानी जैसे वात दोष रहता है तो निरु है वह अनुवासन बस्तीक्रम करना चाहिए। पित्त दोष द्वारा दूषित शुक्र रहता है उसके लिए अभ्यामल की रसायन है उसका प्रयोग करना चाहिए। सलेसम दोष द्वारा जो दूषित शुक्र है उसके लिए पीपली रसायन, अम्ल की रसायन, त्रिफला रसायन का प्रयोग करना चाहिए। एंड रक्त आदि धातुओं से जो दूषित शुक्र होता है उसकी चिकित्सा युक्तिपूर्वक दोष व धातुओं को शुद्ध करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि दो धातुओं को शोधन की जो चिकित्सा होती है वो करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप शुक्र दोष की जो चिकित्सा है उसमें लिख सकते हैं कि इसमें पंचकर्म करना चाहिए। पंचकर्म के बाद में जो ब्राह्मण औषधियाँ हैं जिनमें घी, दूध, मांस रस, साली चावल रहता है इनका यूज लेना चाहिए। निरोग अनुवासन बस्ती काम में ले सकते हैं। वात दोष के अंतर्गत पित्त वाला या जो पित्त दोष से ग्रसित है शुक्र है उसमें अभ्य अम्ल की रसायन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर के अंतर्गत शुक्र दोष की चिकित्सा, जो शुक्र दोष रहते हैं उनकी साध्य असाध्यता, शुक्र दोष के जो लक्षण हैं आचार्य चरक ने इसके दोष बताए हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही शुक्र दृष्टि के जो कारण हैं उनके बारे में जाना। एंड फर्स्ट में हमने अध्ययन किया था शुक्राणु जनन के बारे में, जो एक विकास क्रम रहता है उसमें 5 विकास की अवस्थाएं हमने जानी। नेक्स्ट लेक्चर हमने कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा स्त्री शुक्र या जिसको आर्तव भी बोलते हैं, उसके बारे में हम स्त्री शुक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आर्तव के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम पुरुष शुक्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। धन्यवाद।